अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने राइट विग्नर फार्मूला की कुछ डेरिवेशंस की थी और वहाँ पे हमने जो है वेव फंक्शन जो है उसके बारे में देखा था एंड पे जब हमने डिराइव किया था। तो और हमने ये बात की थी कि अगर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं तो उसकी जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा वेल डिफाइंड होंगी, और अगर हायर एनर्जी स्टेट्स हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो इतनी वेल डिफाइंड स्टेट्स नहीं होंगी बल्कि ओवरलैपिंग स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब फॉर वेल डिफाइंड वेल सेपरेटेड लेवल्स, यानी जो लेवल जिनका आपस में जो डिस्टेंस है वो इतना है कि हम उसको एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो स्टेट्स को एक दूसरे से। एन इंडिविजुअल स्टेट विल डीके एज एक्सपोनेंशियल माइनस गैमा टी ओवर एच कट। तो ये गैमा जो है ये लेवल विड्थ है, आपको पता है। अनसर्टेनिटी जो है किसी भी स्टेट के अंदर उसको हम लेवल विड्थ कहते हैं। हम इस तरह के वेव फंक्शन को लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू साई इज अ फंक्शन ऑफ आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा ई नॉट टी ओवर एच कट एंड एक्सपोनेंशियल माइनस गैमा टी ओवर 2 एच कट। अब ये जो वेव फंक्शन हमने लिखा है ये फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है आर पे, यानी कि डिस्टेंस पे, या जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है किसी पार्टिकल ने न्यूक्लियस के अंदर। और ई नॉट जो है यहाँ पे बेसिकली दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, एक तो ये पहला वाला फैक्टर और एक ये दूसरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जो पहला एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसके अंदर सिंपली एनर्जी के साथ लिंक किया हुआ है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के साथ। जो सेकंड फैक्टर है इसमें हमारे पास लेवल विड्थ है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये दोनों क्या बता रहे हैं आपको, जो पहला एक्सपोनेंशियल है वो हमें नॉर्मल ऑसिलेटरी टाइम डिपेंडेंस वेव फंक्शन की बता रहा है। ठीक है, नॉर्मल ऑसिलेटरी टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेव फंक्शन विद ई नॉट। ठीक है, ई नॉट यानी एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट से लेके उससे अबव तक जो एनर्जी है उसके लिए एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो हमें नॉर्मल ऑसिलेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सेकंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये हमें डीके बता रहा है स्टेट का। ठीक है, जैसा कि ये गैमा इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी फैक्टर्स के साथ, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो किसी भी स्टेट की डीके के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसी वेव फंक्शन को लेकर अगर हम आगे चलें, since it is decaying such a state is not a solution of Schrödinger's equation with a static potential। अच्छा, जो स्टेट हमारे पास डिके हो रही होती है इसका मतलब है कि वो स्टैटिक नहीं है, यानी उसके अंदर जो है वो चेंज आ रहा है विद टाइम। डिके का मतलब है उसकी एनर्जी में कमी या ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो वो जो हमारे पास स्टेट है फिर वो स्टेशनरी स्टेट नहीं कहलाएगी, यानी स्टैटिक पोटेंशियल नहीं होगा उसके अंदर, उसका पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है, पोटेंशियल में डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास स्टेट होती है उसको हम नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो स्टेशनरी स्टेट के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे स्टैटिक पोटेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक पोटेंशियल नहीं है और एक स्टेशनरी स्टेट भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डीके का ऑप्शन आ रहा है। तो फिर इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन नहीं है ये वाली स्टेट। तो इसमें फिर ये होता है कि हम यही कंसिडर कर लेते हैं, इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि हम कहते हैं कि इस तरह की बहुत सारी स्टेट्स को अगर सुपर पोजिशन उनकी कर दी जाए तो उसके बराबर होती है ये स्टेट। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपर पोजिशन ऑफ सच स्टेट्स। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन अगर हम कहें कि ये वाली जो स्टेट है ये किस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये बहुत सारी इस तरह की स्टेट्स को
अगर हम सुपर इम्पोज कर दें यानी एक दूसरे के साथ एडअप कर दें तो उसके नतीजे में जो स्टेट बनती है वो जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की एक स्टेट है। यानी ये हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये अगर आप इसको सम अप कर दें फॉर सुपर पोजिशन ऑफ सच स्टेट्स, यानी इसी तरह की स्टेट्स का बहुत सारी स्टेट्स का अगर हम सम करते हैं तो उसके बराबर हमारे पास ये वेव फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो इन्वॉल्व की गई है वो ये हमारे पास एक फंक्शन और है, इसको हमने ए का नाम दिया है और ये डिपेंड कर रहा है फंक्शन जो है, ये फंक्शन है एनर्जी का, ठीक है। और इसके साथ ये वही पहला फैक्टर है जो पहला फैक्टर हमने देखा था जो कि एनर्जी के साथ लिंक करते हुए पिछली जो हमारे पास स्लाइड थी, ये देखें यहाँ पे एनर्जी के साथ लिंक करके जो फैक्टर है, ये पहला एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ये वाली हमने इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व की है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है वेव फंक्शन, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो हमें याद आएगा कि हमने मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी लग रही है, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह से होती है। एक फंक्शन हमारे पास होता है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल में जो है वो कुछ चीज़ होती है और फिर उसके साथ जो इसी का इंटीग्रल होता है सारी चीज़ का, ठीक है। तो ये उसी तरह से हमारे साथ यहाँ पे भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह के फोरियर ट्रांसफॉर्म से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप उस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इस इंटीग्रल के अंदर मौजूद होता है, जैसे ये वाला फंक्शन है। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो उसके नतीजे में हमारे पास जो फंक्शन ऑब्टेन हुआ वो ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू साई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर ई माइनस ई नॉट स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय 4। ये जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे थी, इधर से हमने इसको ये इसका सोल्यूशन निकाला है। इसका सोल्यूशन फोरियर ट्रांसफॉर्म के तरीके से निकाला गया है। वहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट, ट्रांसफॉर्म करते हैं जब हम तो उससे फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है उस फंक्शन की जो कि उस फोरियर ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रल के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमने उसी मेथड से जो है वो ये वैल्यू निकाली है। अगर हम उसकी डिटेल में जाना चाहें तो भी हम जा सकते हैं फार्मूला यूज़ करके, लेकिन वो बहुत लेंथी एक प्रोसेस हो जाएगा, तो वो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप उसको मैथ्स की जो आपकी मैथमेटिकल मेथड्स है आप उसके थ्रू इसको ज़रा सॉल्व करके देखें कि ये आपके पास फंक्शन किस तरह से आया है, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे पास जो फंक्शन आ गए यहाँ पे, इससे अब हम क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास आ चुका है, इससे हम क्रॉस सेक्शन भी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है अगर हम दो स्टेट्स के दरमियान निकालना चाहें ए से लेकर बी तक का क्रॉस सेक्शन, तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो सिग्मा ए टू बी इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ A into the probability of formation of B divided by the probability of total particles, यानी total probability, या इसको हम कह सकते हैं लेवल विड्थ ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल लेवल विड्थ इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए। इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस जिसे हम सी कहते हैं। और ये हमारे पास है लेवल विड्थ बी के फॉर्मेशन की, और ये हमारे पास लेवल विड्थ है टोटल। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है क्रॉस सेक्शन का ए से बी के अंदर जो है वो
जब हमारे पास पार्टिकल ट्रांसफॉर्म होता है, यानी ए हमारे पास इंसिडेंट है और बी हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर बनने वाला पार्टिकल है। तो ये ए से लेकर बी तक की जो क्रॉस सेक्शन है उसके लिए इस किस्म का फार्मूला हमने पहले देखा है पिछली लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ई माइनस ई नॉट स्केयर प्लस गैमा बाय 2। अब यही इक्वेशन जो है इसमें से हमने ये वाला पार्ट और गैमा बाय 2 का स्केयर, ये दो पार्ट जो है वो इधर लिए, बाकी जो फैक्टर था ये वाला सारा, अगर आप इसको सेपरेट कर सकें, ये जो फैक्टर है सारा इनको हमने जो है वो सी इसके अंदर जो है, और बाकी जो इसके फैक्टर्स थे वो भी, उन सबको मिला के उसको हमने सी का नाम दे दिया। यानी कांस्टेंट एक है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व करके तो हमने उसको सी का नाम दे दिया। ये सी जो है हमारे पास जो है, द कांस्टेंट सी डिपेंड्स अपॉन द फेज स्पेस अवेलेबल टू द इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। इंसिडेंट पार्टिकल जो है उसके पास कितनी फेज स्पेस मौजूद है उस पर डिपेंड करता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में हमारे पास एच स्क्वायर गैमा ए इंटू 2l+1/4 पी स्क्वायर, ठीक है, 4 पी स्क्वायर। ये हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू है जो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया हुआ है ये सी से, और सी यहाँ पे लगाने से इस इक्वेशन में भी थोड़ा सा जो है वो हमारे पास सिंप्लिसिटी आ जाती है, इक्वेशन इतनी लेंथी नहीं लगती है क्योंकि हमने इसकी जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हमने सेपरेट कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक तो टोटल लेवल विड्थ है और ये हमारे पास पार्शियल लेवल विड्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और ये हमारे पास जो है ये पी जो है मोमेंटम है, मोमेंटम जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल का, पी इज़ द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल है, एंड गैमा ए जो है वो पार्शियल विड्थ है डिके की, इनिशियल स्टेट में डिके करने की पार्शियल विड्थ, या जिसे हम लेवल विड्थ भी कहते हैं, लेकिन पार्शियल लेवल विड्थ कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन पहले लिखी थी इसमें अगर हम सी की वैल्यू लगा दें दोबारा से तो वो पूरी जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसके अंदर हमने सी की वैल्यू भी पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो हमारे पास इक्वेशन थी इसी में हम सी की वैल्यू भी लगा देंगे, और दूसरा यहाँ पे ए और बी दो चीज़ें, क्योंकि अब हम क्रॉस सेक्शन जो है वो ए टू बी फाइंड कर रहे हैं अगर, तो उसमें फिर जहाँ पे गैमा सिंपल, पिछली इक्वेशन में आप देखें जहाँ पे सिंपल गैमा था और ए था वहाँ पे अब ए टू बी हो जाएगा, ठीक है, तो ए टू बी हो जाएगा, ठीक, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन की इक्वेशन आ गई है। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पी नहीं है, लेकिन जो पिछली इक्वेशन थी हमारे पास जिसमें सी की वैल्यू थी उसमें एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर था। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, इस पॉइंट पे लैम्डा हमारे पास होता है एच ओवर पी के बराबर, ठीक है, लैम्डा होता है एच डिवाइडेड बाय पी मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर है इसकी जगह पे हमने लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, वो हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए यहाँ पे किया है। अब जो ये हमारे पास फार्मूला है ये सारा, इसको हम ब्राइट-विग्नर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमने लेक्चर्स में डेरिवेशन की है, जो भी डिराइव किया है उसको हम यहाँ तक जो लाए हैं, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन ब्राइट-विग्नर फार्मूला आ गया है, और ये फार्मूला है सिंगल लेवल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। एक जो लेवल है उसकी रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है, यानी ए टू बी, ठीक है, ए से लेकर बी तक जाने के लिए जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। अगर तो इलास्टिक स्कैटरिंग, अब इसी फार्मूला के अंदर हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर तो इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है हमारे पास
इन केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग तो गैमा ए इज़ इक्वल टू गैमा बी, यानी जो लेवल विड्थ ए की है वही लेवल विड्थ बी की होगी, ठीक है। इलास्टिक स्कैटरिंग में ऐसे होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है रेजोनेंस का मैक्सिमम जो है द मैक्सिमम ऑफ द रेजोनेंस वो ई जो है एनर्जी, दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो फिर हमारे पास एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो है वो आ जाता है। अगर आप इसी इन सारी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों चीज़ों को आप इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें तो फिर आप देखेंगे जहाँ पे ए और बी है, अगर ये दोनों बराबर हैं आपके पास तो आप इसको भी गैमा ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो गैमा ए इंटू गैमा ए, जैसे हमने कहा है गैमा ए और गैमा बी बराबर है, तो या तो हम इन दोनों को गैमा बी कह दें या हम इन दोनों को गैमा ए कह दें। अगर गैमा ए कहेंगे दोनों को तो ये गैमा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी हम इसको हम गैमा ए स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, जहाँ पे ए और बी था वहाँ पे, ये तो हमारे पास टोटल लेवल विड्थ है। अच्छा, उसके बाद एनर्जीज दोनों क्योंकि बराबर है, तो जब ये ई और ई नॉट बराबर होंगी तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी इसमें। तो जब ये कैंसिल हो जाएगी सिर्फ आपके पास सिंपली ये वाला जो 4 पाई है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक्चुअली ये 1/4 पाई जो है ये इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये फैक्टर 4 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 है ऑलरेडी, ठीक है। जब ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये गैमा स्क्वायर ओवर 2 होगा, सॉरी गैमा स्क्वायर ओवर 4 होगा। तो 4 से 4 कैंसिल और गैमा स्क्वायर जो है और पाई उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन आया है इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में। अगर हम जो है वो यहाँ पे ये एक और सिचुएशन जो है वो कंसिडर करें, अगर कोई अदर प्रोसेस नहीं है तो फिर यानी गैमा ए ही सिर्फ है, गैमा बी जो है उसके लिए नहीं है कम्पीट करने के लिए, तो हम जो है यहाँ पे गैमा ए की जगह पे गैमा ही रिप्लेस कर दें अगर इस इक्वेशन के अंदर, तो फिर हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन क्या आएगा इलास्टिक स्कैटरिंग का। फिर हम ये देखें यहाँ पे हमने गैमा ए और गैमा इन दोनों को एक ही गैमा के बराबर कह दिया, तो ये गैमा स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ ऑलरेडी 0 है, ये भी आपके पास गैमा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब जो ये गैमा स्क्वायर और ये गैमा स्क्वायर जो है ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ लैम्डा स्क्वायर 2l+1 ओवर पाई, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल इलास्टिक क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक है। यानी अब ये इलास्टिक क्रॉस सेक्शन तब आया था जब हमारे पास जो लेवल विड्थ थी ए और लेवल विड्थ बी वो बराबर थी। ये वाला क्रॉस सेक्शन हमारे पास तब आया है जब हमने ये कह दिया है कि टोटल लेवल विड्थ दरअसल ए की लेवल विड्थ के ही बराबर है, यानी इसमें बी लेवल विड्थ का कोई जो है वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो इलास्टिक क्रॉस सेक्शन आ गया है, ठीक है। अगर तो इन इलास्टिक सिचुएशन है, यानी हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो टोटल में से माइनस होके, या आप ये कह सकते हैं कि गैमा टोटल जो है वो गैमा ए और गैमा बी के सम के बराबर है, तो फिर हम कैसे इन इलास्टिक क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, गैमा बी को रिप्लेस कर देंगे गैमा माइनस गैमा ए से। वो ये वाली इक्वेशन किस तरह से बनी है कि हमारे पास टोटल जो लेवल विड्थ है इट इज़ इक्वल टू द लेवल विड्थ ऑफ ए प्लस द लेवल विड्थ ऑफ बी, ठीक है। तो जब हम ये गैमा बी को सेपरेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा गैमा टोटल माइनस गैमा ए, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम दोबारा से अब रिप्लेस करते हैं ब्राइट-वेगनर फार्मूला जो हमारे पास ये वाला था, इसमें जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे गैमा बी की वैल्यू, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो गैमा माइनस गैमा ए आ जाएगी, ठीक है। तो गैमा माइनस गैमा ए और गैमा ए ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होगा, ये देखें गैमा ए मौजूद था और गैमा बी की जगह पे हमने गैमा माइनस गैमा ए लगा दिया।
ठीक है, और साथ 2l+1 वैसे ही आ जाएगा ये वाला। और ये जो हमारे पास है एनर्जी का, क्योंकि मैक्सिमम रेजोनेंस है तो एनर्जी दोनों की बराबर होगी, तो E इज़ इक्वल टू E नॉट। इट मीन्स कि ये E इज़ इक्वल टू E नॉट का मतलब है ये वाला फैक्टर 0 है, ठीक है। और जब ये वाला फैक्टर 0 है तो फिर हमारे पास ये सारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ब्राइट-विग्नर फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जा सकती है, जैसे हमने पहले निकाली इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में, तो वैसे ही हम यहाँ पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकालेंगे। वो हम किस तरह से निकालेंगे कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ए गैमा ए है वो एक्चुअली टोटल जो हमारे पास लेवल विड्थ है उसका हाफ है, ठीक है। यानी टोटल लेवल विड्थ को अगर हम देखें तो हाफ उसका जो है वो लेवल विड्थ का वो लेवल विड्थ ऑफ ए है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जहाँ पे भी गैमा ए है, यानी इस जगह पे और इस जगह पे। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल यहाँ पे γ/2 और इधर गैमा और इधर भी γ/2, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा γ²। और ये जो γ² है, ये जो γ² यहाँ पे है, इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इन इलास्टिक स्कैटरिंग की, और उसमें हम ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स जब स्मॉलर होंगे, मच स्मॉलर होंगे, तो हमारे पास टोटल विड्थ जो है उसके अंदर देर आर मैनी लेवल्स कंट्रीब्यूटिंग टू आ गिवन प्रोसेस, ठीक है। जब हमारे पास सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल इज़ मच स्मॉलर देन द टोटल विड्थ, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास लेवल्स होंगे दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ गिवन प्रोसेस। दिस मिक्सचर ऑफ लेवल्स इज डिस्क्राइब्ड एज द कंपाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल इज कैप्चर्ड बाय द टारगेट फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट स्टेट द कंपाउंड न्यूक्लियस। जो प्रोजेक्टाइल हमने स्ट्राइक करवाई थी या जो इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करवाया है वो कैप्चर हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ से वो एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करेगा जिसको हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहेंगे। कंपाउंड न्यूक्लियस इन ऑल सेंस ऑफ अ डायरेक्शन लॉस्ट जो है द लॉस्ट विद द प्रोड्यूस्ड पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कंपाउंड न्यूक्लियस जब फॉर्म हो जाता है तो किस तरीके से फॉर्म होता है वो उसका मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और वो जब दोबारा से उसके अंदर से नए पार्टिकल्स बनते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं टू द वे दे वर फॉर्म्ड, यानी जिस तरह से वो इंसिडेंट हुए थे पार्टिकल्स वो उससे इंडिपेंडेंट वे में फॉर्म होते हैं जो हमारे पास आउटपुट पार्टिकल्स बनते हैं। So in a compound nucleus, all sense of directions of the incident particle is lost. The produced particles are ejected in an essentially isotropic distribution in the center of mass frame. तो टोटली उसकी जो है वो जो प्रोड्यूस्ड पार्टिकल्स होते हैं वो इंजेक्ट होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें डिफरेंट सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो इसको हम कंपाउंड न्यूक्लियस जो है उसकी फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक एग्जांपल है कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्राइक किए जा रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे हमारे पास F उस पर प्रोटॉन स्ट्राइक करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन पे जो है वो हीलियम-2 3 स्ट्राइक करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन पे अल्फा पार्टिकल, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन, बेरिलियम और बोरॉन पे बोरॉन, यानी इस तरह से हम इसकी बहुत से जो पार्टिकल, इन सब का जो सम है अगर आप देखें तो इन सब से एक ही कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है और वो हमारे पास Ne1020, ठीक है। ये एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है। अब अगर आप देखें तो ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 तरीके से पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक ही कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है।
और उस एक कंपाउंड न्यूक्लियस को जब डीके उसमें होता है तो वो भी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो डीके है डिफरेंट वेज में, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उन वेज से जिनसे ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द वे दीज वर फॉर्म, तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस जब एक्साइटेड होता है तो ये इस इन बहुत से तरीक़ों के अंदर से किसी भी तरीके से डीके हो सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो ये ब्राइट-विग्नर फार्मूला जो हमने अभी तक डिराइव किया था और जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये बेसिकली कंपाउंड न्यूक्लियस को ही एक्सप्लेन कर रहा था। इसने एक्सप्लेन किया था कि कंपाउंड न्यूक्लियस में किस तरह से इंसिडेंट पार्टिकल एब्जॉर्ब होके अपना पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ करता है, अपनी एनर्जी लॉस्ट करता है उसके अंदर, और फिर वहाँ से नए पार्टिकल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। सो होपफुली ये जो हमारा आर्टिकल था ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।